स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने डिस्कस किया था बाउंड्री कंडीशन, जो कि जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया के इंटरफेस में, तब कौन सी बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नॉर्मल इंसिडेंस में कैसे होगा। तो इस फिगर को ही सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक साइनोसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साइनोसॉइडल मतलब साइन वेव को साइनोसॉइडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेव जो है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा मान के चलते हैं, और ये वेव जो है ये ट्रैवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और ये आके इंसिडेंट होता है बाउंड्री पे। बाउंड्री किसका बना हुआ है? वाई जेड प्लेन का। बाउंड्री में वाई और जेड हमको दिख रहा है, वाई जेड प्लेन का बना हुआ है हमारा बाउंड्री दोनों मीडिया का। ठीक है, लेफ्ट से अगर हम देख रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे वो वाई डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से डायरेक्शन में है? वो है जेड डायरेक्शन में आपके। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन निकालेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में था हमने बताया आपको? वो था वाई में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कौन से डायरेक्शन में था आपका? जेड में। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E1 एक्स टी इज इक्वल्स टू ई ओ। अब क्योंकि E1 जो है आपका, E1 है इंसिडेंट वाला, तो ये आई हम ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, E0i e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस K1x इंटू यहाँ पे जे कैप आएगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड B1 एक्स टी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? B0i e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस K1x के कैप। क्यों? क्योंकि B जो है वो कौन से डायरेक्शन में था? Z में था। E जो है वो Y में था, इसीलिए J कैप। Z में, इसीलिए यहाँ पे K कैप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि BOI इज इक्वल्स टू OI या 0I इज इक्वल्स टू E0i अपॉन V1। V1 क्या है यहाँ पे? वेव वेलोसिटी है पहले वाले मीडियम का। पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ इंटरफेस में, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है किसका? ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव का। ठीक है, मीडियम 1 में उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहे हैं। ER एक्स टी इज इक्वल्स टू E0R e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस K2x जे कैप। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? BR एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस E0R अपॉन V1 e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस K2x के कैप। कुछ इस तरीके से इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं हम 2। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे जो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आए 1 और 2, दो वेव क्या है? अच्छा, दूसरे वाले इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ गया? नेगेटिव साइन क्योंकि जो डायरेक्शन है वेव के प्रोपोगेशन का वो रिवर्स हो गया रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो BR एंड ER जो है ये ओबे करेंगे कुछ कंडीशन को। कौन से कंडीशन को वो ओबे करेंगे? BR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V1 K1 कैप इंटू ER। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो रिफ्रैक्टेड वेव का होगा बाउंड्री इंटरफेस से, सिमिलरली
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिफ्रैक्टेड वाला। अब आर तो हम यूज़ कर चुके हैं रिफ्लेक्टेड के लिए, तो इसीलिए रिफ्रैक्टेड के लिए हम लोग टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ई टी एक्स टी इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो टी ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के टू एक्स जे कैप। वैसे ही बी टी एक्स टी इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो टी अपॉन वी टू ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के टू एक्स इंटू के कैप। इक्वेशन नंबर देंगे इसको 3। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक्सप्रेस किया है, ये जो 1 2 3 इक्वेशन हमारे को मिले हैं, ये हर एक पॉइंट पे बाउंड्री सरफेस को ओबे करने चाहिए। और जो बाउंड्री कंडीशन है, जो हमारी बहुत पहले जो बाउंड्री कंडीशन आई थी, वो बाउंड्री कंडीशन अगर हम कंसीडर करें, कौन सी वाली बाउंड्री कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो हमारे को मिली थी ई और बी वाली, ये वाली जो कंडीशंस थी हमारे पास, ये 1 2 3 4 ये वाली जो कंडीशन आई थी हमारे पास, ये बाउंड्री कंडीशंस जो हैं ये जो हैं ये ओबे होनी चाहिए। तो फिर बाउंड्री में देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 0 ई 0 आई प्लस ई 0 आर इज इक्वल्स टू ई 0 टी एंड 1 अपॉन म्यू 1 बी 0 आई प्लस बी 0 आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू टी बी 0 टी। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू 1 ई 0 आई अपॉन वी 1 माइनस ई 0 आर अपॉन वी 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 2 ई 0 टी अपॉन वी 2। अब यहाँ पे ई, इसी चीज़ को हम लोग ई 0 आई माइनस ई 0 आर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ई 0 टी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 4। अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, फिर रिप्लेस किया है दरअसल हमने, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, वेयर जो हमारे पास इक्वेशन आया था उससे हम लिख रहे हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू 1 v1 अपॉन म्यू 2 v2 इज इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू अंडर रूट 1 अपॉन में आएगा म्यू 1 एप्सिलॉन 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 2 एप्सिलॉन 2। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 और म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू n2 अपॉन n1। कुछ इस तरीके से, जहाँ पे n1 अपॉन n2 जो है वो क्या होता है, म्यू 1 एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 2 एप्सिलॉन 2, इस तरीके से होता है। इक्वेशन जो आया E0, ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास आया था, ये वाले इक्वेशन को देना था 4 और इसको हम दे देते हैं चलिए 5। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आया था, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 4 and 5, एडिंग 4 and 5, तो हमको मिलेगा 2e0i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा e0t और e0t इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा e0i। तो जो इक्वेशन हमारे को मिला था e0i प्लस e0r इज इक्वल्स टू e0t वाला, वो अब क्या बन जाएगा, देयरफॉर e0i प्लस e0r इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा e0i। या हम लोग इसको लिखें e0r इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 e0i, और हम लोग इसको लिखें e0r इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा e0i। तो ये डेरिवेशन कई बार आपको पूछा जाता है कि इसको डिराइव करके बताइए। ठीक है, और ये जो हमारे पास अभी जो इक्वेशन नंबर 5 के बाद ये जो इक्वेशन आया है, इसको सपोज 6 दें, इसको 7 दें, आगे इसका काम आएगा। तो ये दो इक्वेशन जो हैं दरअसल ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव्स का,
किसके टर्म्स में? इंसिडेंट वेव के टर्म्स में। वैसे तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है आपकी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, वो लगभग फ्री स्पेस के बराबर होती है। तो μ1 इज इक्वल्स टू μ0 या μ2 इज इक्वल्स टू μ0। सिंस μ1 इज इक्वल्स टू μ0 एंड μ2 इज इक्वल्स टू μ0, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 हो जाएगा। देयरफॉर ये जो इक्वेशन आपका आया ये आ जाएगा, ये फिर बन जाएगा v2 v1 के फॉर्म पे। कुछ इस तरीके से आप लिखोगे इसको E0i, और ये E0t जो है ये आपका क्या बन जाएगा 2v2 अपॉन v2 प्लस v1 E0i। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। यहाँ तक है क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो इक्वेशन हमारे पास अभी आया v2 v1 वाला जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इस इक्वेशन से एक चीज़ क्लियर है। क्या आया था? E0r इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 E0i, ऐसे आया था, ठीक है। तो अगर v2 आपका ग्रेटर है v1 से, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो फेज़ में होगा इंसिडेंट वेव के। v2 ग्रेटर होगा v1 से, मान लीजिए 5 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3, ठीक है। अगर ग्रेटर हुआ तो यानी 2 अपॉन 8 यानी 1 अपॉन 4 E0i। तो E0r जो है वो 4 टाइम्स E0i हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, इस वजह से जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या हो जाएगा, वो होगा फेज़ में इंसिडेंट वेव के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे फेज़ में होगा हमने कहा, और इसको हमने कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एक का कम है, दिख रहा है हमको, ठीक है। जो कम वाला एम्पलीट्यूड है वो ER है और जो ज़्यादा वाला है वो EI है। तो हुआ ना ये फेज़ में, ठीक है। जब V2 ग्रेटर देन V1, वैसे ही जब लेस देन होगा तो क्या होगा, तो आउट ऑफ फेज़ होगा। उसको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब देखते हैं, सिंस N1 जो है वो C अपॉन V1 और N2 जो है वो होता है C अपॉन V2, तो जो हमारे पास इक्वेशन है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में हम लोग E0r इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 E0i ये लिख सकते हैं, और E0t इज इक्वल्स टू 2N1 अपॉन N1 प्लस N2 E0i ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे N1 जो है वो ग्रेटर देन N2 होगा तो वेव डेंसर मीडियम से रेयरर में पास करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होगा, जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो फेज़ में होगा इंसिडेंट वेव के, ठीक उल्टा होगा N1 लेस देन N2 के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि जब वेव आ रहा है रेयरर मीडियम से और वो रिफ्लेक्ट होता है डेंसर के बाउंड्री से, ये रेयरर है डेंसर के बाउंड्री से, जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो फिर एक फेज़ चेंज उसमें आ जाता है पाई का, ठीक है। और ये कहलाता है आपका, वैसे तो स्टोक्स लॉ, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते भी हैं, वैसे ये कहलाता है आपका स्टोक्स लॉ। अब हमको ये पता है कि जो इंटेंसिटी है वेव की, इंटेंसिटी वेव की कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, एनर्जी कैरिड बाय वेव पर यूनिट्स एरिया पर सेकेंड, I इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन V E0 स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो होगी इंसिडेंट वेव की, इंटेंसिटी I1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1V1 E0i का स्क्वायर, और इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड वेव की कैसे होगी, ऐसे ही IR एप्सिलॉन 1V1 E0r का स्क्वायर। रिफ्रैक्टेड वाले की क्या होगी, एप्सिलॉन 2V2 E0t का स्क्वायर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिविटी जो है, मेन हम रिफ्लेक्टिविटी तो निकालना चाह रहे थे, तो रिफ्लेक्टिविटी जो है R वो हो जाएगा IR अपॉन I1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1V1 E0r का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 1V1 E0i का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। ट्रांसमिटिविटी T इज इक्वल्स टू IT अपॉन I1, वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे तो I ही होगा,
तो ये इक्वेशन n2/n1 इंटू 2n1 n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि v2/v1 जो है इज इक्वल्स टू √ε1/ε2 और साथ में हम एज्यूम कर रहे हैं μ1 इज इक्वल्स टू μ0, μ2 इज इक्वल्स टू μ0, तो n2/n1 इज इक्वल्स टू v1/v2। तो इस इक्वेशन से एक चीज़ क्लियर हो गई, r प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। ये सारी चीज़ें रख के देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल एनर्जी है वो कैसा है, कंजर्व्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम लोग फिर जो लॉ है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का वो निकालेंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।